चोर की दाढ़ी में तिनका, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चोर चोर मौसेरे भाई, मिल बांट के खाए मलाई। चोर शब्द से संबंधित और भी जितनी कहावतें आपके आसपास बोली जाती हों, सबको अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अभी हम जिस मामले की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आपकी कहावतें कम पड़ जाएंगी, मामला खत्म नहीं होगा। जी हाँ, आप अक्सर सुनते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, तो इस बार डंका फ्रांस के जजों ने बजाया है। विदेशी धरती से इन जजों ने मोदी सरकार पर जैसे आरोप लगाए हैं, वाकई दुनिया की किसी सरकार पर शायद इतने गंभीर आरोप न लगे हों। पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताएंगे, बस अपना दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़कर देखते जाइए। इसके साथ ही बात करेंगे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की। पिछले दिनों संसद में कुछ लोगों ने धुआं उड़ाया था। अब इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिन्हें सुनकर आपकी खोपड़ियां चकरा जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि खुद का बचाव कर रहे हैं ये लोग या फिर खुद को फंसा रहे हैं। ये भी सवाल करेंगे कि क्या एक बार फिर से मोदी सरकार ने हमेशा की तरह सिद्ध कर दिया है कि वी आर द मोस्ट डरपोक सरकार इन द वर्ल्ड। और इसके बाद बात करेंगे नफरती चिंटुओं की, जिन्हें हर चीज में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नजर आती है। ऐसा ही एक मामला मोहम्मद जुबैर ने सामने रखा है, बड़ा दिलचस्प है। पुलिस ने नफरती चिंटुओं को 440 वोल्ट का तमाचा भी मारा है। इसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में एक बार फिर से चरचरा के फटने वाले साहेब के डंके की, क्योंकि फ्रांस के जजों ने मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है। मगर मामला यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको पीछे की कहानी जाननी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, कुछ ज्यादा भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी कहानी बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये कहानी है राफेल की, उसी राफेल की जो शुरुआत से ही विवादों से घिरा रहा और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी विवाद बढ़ ही सकते हैं, कम होने की कोई गुंजाइश नहीं लगती है। पहले राफेल की थोड़ी सी कहानी जान लीजिए, तब मामला अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए राफेल जैसे लड़ाकू विमान को खरीदने का प्रस्ताव सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में सामने आया था, लेकिन अटल सरकार के दौरान इसके आगे काम नहीं हो पाया। उसके बाद आई यूपीए सरकार, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके कार्यकाल में भी विमान खरीदने के लिए दुनिया भर से बोली मंगवाई गई, यानी दुनिया भर के जो भी लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां थीं, सबसे कहा गया कि भैया हमको विमान खरीदना है, अपनी अपनी दुकान का शटर उठाओ, विमान के बारे में बताओ। दुनिया भर से कुल 6 कंपनियां अपनी अपनी दुकान लेकर आईं और इनमें से भारत सरकार ने राफेल को चुना। फ्रांस की डसा कंपनी राफेल का निर्माण करती है। यूपीए सरकार के दौरान फ्रांस की कंपनी से यह डील हुई थी कि 126 विमान भारत खरीदेगा, जिनमें से 18 फ्रांस में बनेंगे, बाकी के 108 विमान भारत की कंपनी HAL के सहयोग से भारत में बनाया जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर यह डील पक्की नहीं हो पाई, क्योंकि विमान बनाने वाली कंपनी का यह कहना था कि जो विमान भारत में बनेंगे उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे भैया। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दसा कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हिचकिचा रही थी, शायद इसीलिए उसने ऐसा शर्त रखा। यानी कुल मिलाकर अटल सरकार भी चली गई, मनमोहन सरकार भी चली गई, वायुसेना के लिए विमान खरीदने की डील पूरी नहीं हो पाई। साल 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है, मोदी सरकार आ जाती है और एक बार फिर से राफेल की खरीद को लेकर प्रयास शुरू होते हैं। अब आगे की कहानी पर जरा गौर फरमाइएगा। मोदी सरकार फ्रांस से 36 विमान की डील फाइनल करती है और इस समझौते के 18 महीने बाद पहला राफेल भारत में प्रवेश भी कर जाता है। उस वक्त गोदी मीडिया ने कितनी हवाबाजी की थी, राफेल से ज्यादा धुआं तो गोदी मीडिया वालों ने उड़ा दिया था, ये तो आपको याद ही होगा। इस डील को लेकर मोदी सरकार ने यह भी दावा किया था कि पिछली सरकार यानी कांग्रेस सरकार की तुलना में इसने ये लड़ाकू विमान सस्ते में खरीद लिया है और 12,600 करोड़ रुपया बचा भी लिया है। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह थी कि मोदी सरकार ने खाली यह बताया कि हमने सस्ते में खरीदा है, कितने में खरीदा है यह नहीं बताया। वहीं से लेकर मीडिया में खबरें सामने आई कि कांग्रेस सरकार 126 विमानों का सौदा 54,000 करोड़ में कर रही थी, जबकि मोदी सरकार ने 58,000 करोड़ का सौदा किया, वो भी खाली 36 विमानों के लिए। यानी पैसा भी ज्यादा दिया गया और विमान भी 90 कम आए। यानी मीडिया खबरों के अनुसार कांग्रेस सरकार जो विमान 428 करोड़ में खरीदने के प्रयास में थी, वही विमान मोदी सरकार 1555 करोड़ में खरीद कर लाई। हालांकि इन सवालों को लेकर सरकार का पक्ष रखने वालों ने हमेशा यह कहा कि समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलना चाहती है जी, कीमतें बदल जाती
हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि उसी विमान को अन्य देशों में भारत की तुलना में बहुत कम कीमत पर खरीदा गया। क्या इस कंपनी ने भारत को ही यह विमान बेचने के लिए कोई विशेष टेक्नोलॉजी लगाई थी? बाकी अभी सवालों की बौछार होने वाली है, थोड़ी देर और सुन लीजिए। यहां एक और दिलचस्प मामला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब हम विमान खरीदने वाले थे तो भारत में सरकारी कंपनी HAL के साथ बनाने की बात हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने भारत की सरकारी कंपनी को किनारे करते हुए भारत में एक प्राइवेट कंपनी को राफेल के मामले में पार्टनर बनवा दिया, यानी अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इस पर गृह मंत्री का बयान था कि भारत में अपनी पार्टनर कंपनी चुनने का काम फ्रांस की सरकार का था, हमारा कोनो रोल नहीं है। सवाल यह भी उठा कि फ्रांस को भारत में HAL जैसी बड़ी कंपनी क्यों नहीं दिखी और रिलायंस की ऐसी कंपनी कैसे दिख गई जिसने कभी विमान तो छोड़िए, विमान की फोटो तक न बनाई हो। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि यदि फ्रांस ने अपने मन से रिलायंस को चुन लिया तो भी क्या यह मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि अपनी सरकारी कंपनी को आगे बढ़ाया जाए? आरोप यह भी लगा कि इस सौदेबाजी की वजह से भारत की अपनी सरकारी कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और यही फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने एक सेठ के भाई को, यानी छोटे सेठ को मदद पहुंचाई। एक एक विमान की कीमत पर गृह मंत्री अमित शाह ने बतौलीबाजी करके सवालों को भटकाने का प्रयास किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राफेल कोनो लौकी नहीं है, अरे लौकी वो सब्जी वाली। तकनीकी में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उसकी वजह से कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि 428 करोड़ के विमान में कितनी तकनीकी लग गई भैया कि कीमत लगभग 3-4 गुना हो गई। भोजपुरी में एक कहावत है, जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला। तो क्या यहां भी वही चल रहा है? गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि राफेल की डीलिंग सरकार और सरकार के बीच हुई, यानी भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच हुई, बीच में कोनो बिचौलिया नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे कुछ स्पेशल मिलेगा। एक बात और, अब तक हमने जो भी बातें बताई हैं वो आज तक की रिपोर्ट के अनुसार बताई। अब आगे की जो बात है वो मीडिया पार्ट, जो कि एक बड़ा मीडिया संस्थान है, खोजी पत्रकारिता में इसका बड़ा नाम भी है, उसके रिपोर्ट के आधार पर द वायर ने बताया है कि मीडिया पार्ट ने यह आरोप लगाया था कि भारत के एक बिचौलिए को, जिसका नाम था सुसेन गुप्ता, फ्रांस की कंपनी ने 7.5 मिलियन यूरो घूस के रूप में दिया था इस डील को फाइनल कराने के लिए, यानी राफेलवा बेचवाने खरीदवाने के लिए। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि भारत के गृह मंत्री यह दावा कर रहे थे कि इस डील में कोई बिचौलिया नहीं था, जबकि मीडिया पार्ट कहता है कि सुसेन गुप्ता नाम का एक बिचौलिया था जिसने लगभग 650 करोड़ रुपए का घूस लिया डील फाइनल कराने के लिए। 7.5 मिलियन यूरो को रुपए में बदलने से कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो आप खुदा करके चेक कर लीजिएगा। भारत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सरकार ने कह दिया कि देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए विमान की कीमत नहीं बता सकते। अब हथियार का दाम बता देने से राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे खतरे में आ जाती है, ये आप सोचते रहिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने क्लीन चिट की तरह दिखाने का प्रयास किया, जबकि मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगा कि अपने अनुकूल फैसला पाने के लिए इन्होंने अदालत के साथ धोखाधड़ी की। याचिकाकर्ताओं में से जसवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने हलफनामा दायर करते हुए ऐसी बातें कही थी। यह मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में चला था और रिटायरमेंट के बाद रंजन गोगोई को कुछ महीने के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। भारत की अदालतों ने तो इस मामले को फटाफट निपटा दिया, सरकार को क्लीन चिट दे दिया और बाद में चीफ जस्टिस सांसद भी बन गए। लेकिन फ्रांस में मामला बंद नहीं हुआ, वहां जांच चलती रही। लेकिन चूंकि जांच तभी पूरी हो सकती है जब जिन लोगों पर आरोप लगा है वो जांच में सहयोग करें। भारत में मोदी सरकार पर जांच में सहयोग न करने के आरोप पिछले दिनों लगातार लगते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन अब यह आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगने लगा है। मीडिया पार्ट ने ही इस खबर को सामने रखा और बताया है कि इस मामले पर जांच कर रहे फ्रांस के जजों का कहना है कि मोदी सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। यह भी कहा गया है कि जांच में सहयोग का जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना होता है उसे भी भारत सरकार निभा नहीं रही है, पूरा नहीं कर रही है। पिछले दिनों भारत में जो फ्रांस के राजदूत थे उन्होंने एक लेख लिखकर बताया कि राफेल के मामले में जो भारतीय साझेदार हैं वो जांच को धीमा करवा रहे हैं, यानी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मामले को आधे अधूरे में छोड़ दिया जाता है। हाल फिलहाल में आरोप यह भी लगा कि मोदी सरकार ने लगातार 8 महीने तक फ्रांस के दूतावास को टहलाने का काम किया, यानी लगातार मामले में टाल मटोल करते रहे और बाद में टाल मटोल करना भी बंद कर दिया, संपर्क ही तोड़ दिया। पिछली रिपोर्ट में मीडिया पार्ट ने यहां तक कह दिया था कि यह इतना संवेदनशील मामला है कि यदि इसकी जांच हुई तो 3 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ लपेटे में आ सकते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के वर्तमान और
पूर्व राष्ट्रपति भी, यानी इस एक मामले में 3-3 राष्ट्राध्यक्ष लपेटे में आ सकते हैं और तीनों अपनी अपनी टोपी बचाने के लिए पूरी तरह से एकमत नजर आ रहे हैं। यहां एक बात और जान लीजिए, मीडिया पार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी कहा था कि फ्रांस में जो जज राफेल मामले की जांच कर रहे हैं, जब उन्होंने कथित बिचौलिए सुसेन गुप्ता से संबंधित कागजात सार्वजनिक करना चाहा तो उन्हें 2-2 बार रोका गया, और सिर्फ रोका ही नहीं गया बल्कि भारत सरकार से जब फ्रांस के जजों ने कुछ जानकारी मांगी तो मोदी सरकार ने वो भी नहीं दिया। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने जितनी कहावतें आपको सुनाई थी, उन कहावतों को अपने दिमाग में घुमाइए और राफेल की इस पूरी कहानी को समझ लीजिए। क्या यह सवाल नहीं उठता कि यदि इस मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर बार बार मोदी सरकार जांच से भाग क्यों रही है, और किसी विमान का दाम बता देने से राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे खतरे में आ सकती है? आप खुद ही सोच कर देखिए, यदि आपके सामने कोई बंदूक तान दे और आप उससे बंदूक का दाम पूछ लें तो क्या दाम बता देने के बाद उस बंदूक की गोली कमजोर हो जाएगी, उसका घाव कम हो जाएगा? गजब गजब के तर्क हैं भाई। अब एक खबर और जान लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है और कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, तो यही मामला हर जगह लागू होना चाहिए, हर देश के लिए होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने 36 राफेल $8.7 अरब में खरीदा था, जबकि उसके 6 साल बाद, मोदी सरकार के खरीदने के 6 साल बाद इंडोनेशिया ने $8.1 अरब में ही 42 राफेल का सौदा कर लिया, यानी पैसा भी कम दिया और राफेल विमान भी ज्यादा खरीदा। बाकी तो जब नाले में पाइप डालकर उस गैस से चाय बनाई जा सकती है तो फिर कुछ भी मुमकिन है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार पर यह आरोप लगते हैं कि किसी भी मामले में जांच में सहयोग नहीं करती है, पीएम केयर फंड के बारे में तो आप सबने देखा ही है, देश भर से प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान पैसा मांगा, लेकिन जब देश ने हिसाब मांगा तो पल्ला झाड़ लिए। कहा जाने लगा ये कोनो सरकारी संपत्ति थोड़ी ना है। सवाल यह भी उठता है कि आरोपों के अनुसार यदि राफेल विमान बहुत अधिक दाम में खरीदे गए तो नुकसान भारतीय राजस्व का हुआ, भारत की जनता का पैसा बर्बाद हुआ। किस सेठ का पेट कितना मोटा हुआ यह तो अलग का मामला है, लेकिन नुकसान तो भारत का हुआ, और जिस देश का नुकसान हुआ उसने उतनी गहनता से जांच नहीं की, बल्कि जिस फ्रांस देश को फायदा हुआ, जिसकी कंपनी को फायदा हुआ, वहां पर इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात वही है, जब जांच में सहयोग नहीं होगा, महीनों महीनों तक मामले को लटका कर रखा जाएगा तो फिर जांच से निकल कर आएगा क्या? वैसे फ्रांस के जो जज बेचारे इस मामले पर जांच करने को तुले हैं, उनकी किस्मतें खराब है। भारत में होते तो राज्यसभा की सीट मिल सकती थी, कहीं राज्यपाल भी बन सकते थे, और भी बड़े बड़े पद हैं। बहरहाल देखते जाइए क्या क्या होता है। वैसे कुर्सियां तो फ्रांस में भी होंगी और फ्रांस की व्यवस्था तो हमसे बहुत पुरानी है। आइए अब भारतीय पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। पिछले दिनों संसद के भीतर और बाहर कुछ लोगों ने रंगीन धुआं उड़ा दिया। इस धुएं को लेकर और संसद की सुरक्षा को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार से जवाब चाहती हैं, लेकिन सरकार पछौटा उखाड़कर भाग रही है। पिछले कई दिन संसद की सुरक्षा पर जवाब मांगते हुए बीत गए, लेकिन जिम्मेदार लोग दूसरे काम में व्यस्त नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि यदि देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित माना जाए? वहीं जब देश के गृह मंत्री को संसद में जाकर सवालों का जवाब देना चाहिए, तब वो टीवी चैनल पर बैठ के इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में सवालों का जवाब देते हैं। हालांकि गोदी मीडिया के इंटरव्यू में कौन से सवाल होते हैं और कितने होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। गृह मंत्री ने कह दिया कि जो घटना हो गई उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि फिर राजनीति किस पर करनी चाहिए? वही गोली मारो फलानों को वाले जो नेताजी हैं, जो भाजपा के मंत्री हैं, उनका कहना है कि चूंकि कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई है, उसी का खुन्नस निकाल रही है, उसे हार पर चिंतन करने की बजाय संसद की कार्यवाही रोक रही है। अब सवाल यह है कि यदि कांग्रेस हार का खुन्नस निकाल रही है तो क्या जिस भाजपा सांसद के सहयोग से संसद में 2 लोग धुआं उड़ाने पहुंचे थे, उस बीजेपी सांसद ने जानबूझकर कांग्रेस को यह मौका दिया? कैसे कैसे बचकाने जवाब लेकर भाजपा के मंत्री सामने आ जाते हैं, सोचकर भी दुख होता है। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि इस मामले पर चर्चा की मांग करने वाले 1 दर्जन से अधिक सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन भाजपा के जिस सांसद की वजह से ये सब लोग संसद के भीतर पहुंचे, धुआं उड़ाने घुस पाए थे, उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गृह मंत्री को संसद भवन के भीतर जाके देश के हर एक हिस्से की सुरक्षा संबंधी मामलों पर जवाब देना चाहिए, वो मीडिया में जाकर कहते हैं कि रात गई बात गई, यानी देश में कुछ भी हो जाए, जो हो गया सो हो गया, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर बात किस पर करनी चाहिए? जो होने वाला है उस पर। तो फिर गृह मंत्री को चाहिए कि कोई भी घटना होने से पहले भविष्यवाणी कर दिया करे और विपक्षियों को बुला लें संसद में कि आओ भैया ऐसा होने वाला है, अपना बहस कर लो, जो सवाल करना है कर लो। अब भाजपा के एक और नेता की बात सुन लीजिए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि संसद में जो घुसपैठ की घटना हुई वो बहुत छोटी सी घटना है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये बहुत छोटी सी घटना है तो फिर इस घटना को अंजाम देने वालों के ऊपर आतंकवाद से संबंधित धाराएं क्यों लगाई गई? क्या कैलाश विजयवर्गीय ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में किसी भी छोटी मोटी घटना पर आतंकवाद विरोधी कानून लगा दिए जाते हैं? कैलाश विजयवर्गीय का यह भी कहना
है कि इस मामले पर गृहमंत्री बोल चुके हैं कि जांच करेंगे, तह तक जाएंगे, अब कोई मुद्दा नहीं बचता है। भाजपा नेताओं की माने तो गृहमंत्री ने यदि कह दिया कि जांच करेंगे, सच्चाई बाहर लाएंगे, तो इसके बाद सभी लोग चुपचाप बैठ जाएं, एकदम मुंह पे टेप लगा लें। अब यदि गृहमंत्री के कह देने से ही सब कुछ हो जाता है तो फिर उन्होंने यह भी दावा किया था कि यूपी की कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, रात के 12 बजे 16 साल की लड़की गहनों से लदी हुई अकेले घूम सकते हैं सड़कों पर, जबकि महिलाओं के मामले में जो अपराध होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश आज भी टॉप में आता है। अभी 4 दिन पहले ही यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बड़े अधिकारी की बिटिया के साथ चलती गाड़ी में दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। बनारस में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, बच्ची के साथ क्या क्या किया गया, उसके बाहर किस तरीके से उसका वीडियो बनाया गया आधी रात को, यह आप सबने देखा, हमने खबर कई बार बताई थी। और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी उसी वक्त राजस्थान के जयपुर से खबर आई कि चलती बस में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया है। कुछ दिन पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में जाकर महिला सुरक्षा को लेकर लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। यदि कहने से ही सब कुछ हो जाए तो कितना अच्छा होता। गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ही जाकर बोला था कि होली और दीपावली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। 2022 में ही यह वादा किया गया था, कितना अच्छा होता। उधर बोल दिया उधर मिल गया। 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख रुपया सबके खाते में, 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन, विश्वगुरु भारत, विकसित भारत, चीन को लाल आंख, ये सब कुछ तो भी कहा गया था। कितना अच्छा होता यदि हो गया होता। सवाल ये उठता है कि हर एक बड़े सवालों पर मोदी सरकार भागती हुई नजर क्यों आती है, पछौटा उठाकर भागती हुई क्यों दिखती है। इसी साल की बात कर लें तो महिला खिलाड़ियों के कथित यौन शोषण को लेकर भी सरकार भागते हुए नजर आई। प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। मणिपुर के मसले पर भी मोदी सरकार लगातार भाग रही थी और अब एक बार फिर से संसद की सुरक्षा के मामले पर सदन में जवाब देने की बजाय गोदी मीडिया का शरण लेने का प्रयास किया जा रहा है। उस मीडिया का सहयोग लिया जा रहा है जहां से कोई सवाल नहीं आता। ऐसा लगता है कि वहां जाकर अपने मन की बात रखकर केवल और केवल अपने समर्थकों को संतुष्ट करने तथा खुश करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यदि विपक्ष को और सांसद को संसद को जवाब देना होता तो जवाब संसद के भीतर दिया जाता। इस मामले पर राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा का मामला तो है ही, इसके साथ ही बड़ा मामला यह भी है कि इन युवाओं ने जो किया उसके पीछे का कारण क्या है। देश में महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या है, बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। युवाओं के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। देश में बेरोजगारी तो एक बड़ी समस्या है ही, शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों में युवाओं के लिए नफरत का भंवरजाल तैयार कर दिया गया है। किसी भी मामले को उठाओ, उसमें सांप्रदायिकता घुसाओ, किसी को जिंदा जला दो, किसी को पीट पीट कर मार दो, आग लगाओ, तोड़फोड़ करो, दंगा करो, इसके बाद नेता बन जाओ। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खबर आई जिसमें दावा किया गया कि मंदिर के भीतर एक मुस्लिम युवक ने मूर्ति को तोड़ दिया, दान पेटी से पैसे चुराए। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ा, पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि मूर्ति तोड़ने वाला मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, यानी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसके अलावा पुलिस ने पैसे चोरी करने की बात से इनकार किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बजरंग दल के लोगों ने तुरंत ही यह अफवाह फैला दी कि मूर्ति तोड़ने वाला मुस्लिम था। इस घटना को शेयर करते हुए ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन कहीं यदि कोई मुस्लिम निकल जाता है तो फिर माहौल बिगड़ जाता है। और इंदौर वाले मामले में तो मुस्लिम नहीं निकला, फिर भी माहौल बिगड़ने का प्रयास किया कर दिया गया। बहरहाल आप सब जानते हैं कि नफरतियों को नफरत फैलाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में सांप्रदायिक एंगल घुसाकर वो अपना काम कर ही लेते हैं। लेकिन एक जागरूक नागरिक के रूप में आप सबकी यह जिम्मेदारी है कि किसी भी मामले को भीतर तक पड़ताल किए बिना न तो शेयर करें और ना ही किसी के सामने उसकी चर्चा करें। और यदि कहीं से सच्चाई मिले तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उन्हीं खबरों को शेयर करिए जिनसे देश की मजबूती बनी रहे, भाईचारा बना रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।